वेलकम टू ASDG क्लासेस। सो आज फिर से कंटिन्यू करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ इसके इंट्रोडक्शन पोर्शन को लेकर। सो बेसिकली हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पाइथन क्या होता है, प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, और दोनों टर्म को एक साथ करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिस्कस कर लिए। सो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है लैंग्वेज प्रोसेसर। सो लैंग्वेज प्रोसेसर बेसिकली एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलता है। अगर आसान शब्दों में कहे तो वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, ये प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो इफ़ यू वांट टू एक्सेस दोस वीडियो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दिया है। गो टू दैट वीडियो, एक बार देख लो, समझ लो, ताकि ये जो वीडियो है समझने में और भी इजी होगा। हर एक वीडियो एक दूसरे के साथ लिंक है। सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू वॉच ईच एंड एवरी वीडियो। सो अब ये सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड बेसिकली वो कोड होते हैं जो कि हम कंप्यूटर में लिखते हैं टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। जैसे मैं कैलकुलेटर बनाना चाहता हूँ, सिंपल कैलकुलेटर जो कि परफॉर्म करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब इसको लिखने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस जो मैं लिखूंगा कंप्यूटर में पाइथन लैंग्वेज में, उसी को हम बोलते हैं सोर्स कोड। तो मशीन कोड क्या होते हैं? वो कोड जो कि 0 0 1 में होते हैं, जो कि बाइनरीज नंबर में होते हैं। और ये कोड, मशीन कोड, कंप्यूटर समझता है। और ये कोड कैसे कन्वर्ट होते हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर के जरिए। सो नोट के तौर पर दिया गया है, टू कन्वर्ट सोर्स कोड टू मशीन कोड वी नीड कंपाइलर और इंटरप्रेटर। पाइथन में इंटरप्रेटर इस्तेमाल होता है, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कंपाइलर इस्तेमाल होता है। जैसे C++ में कंपाइलर इस्तेमाल होता है, जावा में इंटरप्रेटर कंपाइलर दोनों का इस्तेमाल होता है। वैसे ही पाइथन में हम लोग इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होते हैं, उसके बारे में समझते हैं। सो इंटरप्रेटर, this language processor converts high level language into machine level language by converting and executing line by line। ये जो टर्म इस्तेमाल किया गया है ना, लाइन बाय लाइन, ये इंटरप्रेटर का क्या बोल सकते हैं, कीवर्ड है। इंटरप्रेटर का अगर डेफिनेशन देना चाहे तो ये लाइन बाय लाइन कीवर्ड रहना बहुत जरूरी है। और अगर वो लाइन बाय लाइन जो कन्वर्शन करता है, उस दौरान अगर किसी लाइन में भी एरर मिलता है तो वो एट दैट वेरी पॉइंट प्रोग्रामर को पॉइंट आउट कर देता है कि यहाँ पर एरर है। और जब तक कि हम उस एरर को रेक्टिफाई नहीं करेंगे, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाऊँ तो एक बिजनेस मीटिंग चल रहा है। सो चाइना से लोग आए और उन्हें इंग्लिश नहीं आता बोलना। सो वो चाइना का जो बंदा है वो अपने इंडियन वाले बंदे को अपना बिजनेस का स्ट्रक्चर प्लान बता रहा है। तो वो चाइना में बता रहा है, अपने लैंग्वेज में बता रहा है। तो उस लैंग्वेज को एक बंदा है जिसे हम बोलते हैं इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर बोल सकते हैं, वो कन्वर्ट कर रहा है। तो वो बंदा क्या कर रहा है, जो आदमी है जो चाइना से आया है, उसके हर एक लाइन को वो कन्वर्ट कर रहा है। तो उसने एक लाइन बोला तो ट्रांसलेटर ने क्या किया, उसी सेम लाइन को हिंदी में कन्वर्ट किया। और इंडियन उस लैंग्वेज को उसे फिर समझ के नोट बना लिया। फिर वो चाइना वाला बंदा और एक लैंग्वेज में बात करते हैं और एक सेंटेंस बोलते हैं, और वो उस सेंटेंस को फिर से इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, सेकेंड सेंटेंस को फिर बदल रहा है और समझा रहा है इन दी लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश जो भी है। सो क्या है कि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को मशीन कोड में, ठीक है। और अगर कोई भी लाइन में एरर मिलता है तो वो एट दैट वेरी पॉइंट वो एरर को पॉइंट आउट करता है टू द प्रोग्रामर, और प्रोग्रामर को क्या करना है, उस एरर को एट दैट वेरी पॉइंट रेक्टिफाई कर लेना है, अदरवाइज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नहीं होगा। कंपाइलर, अब वो चाइना का बंदा क्या कर रहा है कि एक लाइन तो बोल रहा है और ट्रांसलेटर वो एक लाइन को कन्वर्ट कर रहा है। तो अब इस कंपाइलर के केस में क्या होता है कि एट अ होल क्या हो जाता है, सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलता है। एट अ होल पूरे सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलता है एक साथ। सो अब वही एग्जांपल लेते हैं
कि वो बिजनेस मीटिंग में वो चाइना का बंदा अपने इंडियन बंदे को समझा रहा है अपने बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में, तो वो पूरा अपना सब कुछ बोला जो स्ट्रक्चर है, और वो ट्रांसलेटर ने क्या किया, उसके सब कुछ जो होल उसने जो प्लान समझाया उसे एक बार में कन्वर्ट करके बोला। सो वही है कि कंपाइलर क्या करते हैं, एट अ होल पूरे सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलता है, ठीक है। और एरर्स वो क्या करता है, पूरे सोर्स कोड को बदलते वक्त अगर कोई एरर मिल रहा है, अगर 10 एरर भी मिल रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, 10 एरर को एक साथ बता रहे हैं कि 10 एरर है, आप 10 एरर को रेक्टिफाई करो और उसके बाद हम लोग इसे मशीन कोड में बदल देंगे, ठीक है। सो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, इट ऑल्सो कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू machine level language, but the conversion manner is different. It converts the entire high level language program in one go and reports all the error of the program along with the line number. So this is the main difference between interpreter और compiler. Interpreter क्या करता है, line by line convert करता है, और ये क्या करता है, compiler क्या करता है, at a whole convert कर देता है। बट दोनों में क्या है कि कन्वर्शन किसका हो रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज का, किस में, लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लेवल लैंग्वेज में। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग पैराडिगम। प्रोग्रामिंग पैराडिगम क्या है, स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग, मतलब लिखने का तरीका, प्रोग्रामिंग लिखने का तरीका। बेसिकली बहुत सारे तरीके होते हैं, बट ये दो मेजर तरीका है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम बेसिकली फंक्शंस में इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते हैं रेदर देन डेटा, मतलब डेटा में इंपॉर्टेंस उतना नहीं दिया जाता। किस में इंपॉर्टेंस दिया जाता है, फंक्शंस में दिया जाता है। तो जैसे वही एग्जांपल लेके चलते हैं कि मैं एक प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ, सिंपल कैलकुलेटर बनाना चाहता हूँ जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन होगा। तो मैंने क्या किया, 4 फंक्शन बनाए, 4 यूनिट बनाया जो कि एडिशन कर सकता है, एक यूनिट बनाया जो कि सब्ट्रैक्शन कर सकता है, और एक यूनिट बनाया जो कि मल्टीप्लिकेशन, और एक डिवीजन। तो 4 यूनिट है, तो ये 4 यूनिट 4 फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसे हम लोग, अब ये फंक्शन क्या होते हैं इसको हम समझेंगे, और भी जब लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे तो तब समझेंगे फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन बेसिकली क्या, एक तरह का यूनिट है, एक कंप्यूटेशनल यूनिट है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, अगर आसान शब्दों में कहे तो। बट यहाँ पर क्या है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, कि हम लोग इसमें डेटा को उतने इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो डेटा को हम क्या करते बेसिकली ग्लोबल रख देते। तो जब भी हम किसी डेटा को ग्लोबल बना देते तो कोई भी फंक्शन उस ग्लोबल डेटा को एक्सेस कर सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, ये ग्लोबल डेटा क्या होते हैं। ग्लोबल डेटा वो डेटा होते हैं जो कि हम मेन फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हैं। अब ये क्वेश्चन है मेन फंक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ सीखेंगे जब हम लोग प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकली करेंगे। तो अभी बस एक चीज़ समझ लेते कि ये ग्लोबल डेटा क्या होते हैं, वो डेटा होते हैं जो कि मेन फंक्शन के बाहर लिखे रहते हैं। अब मेन फंक्शन क्या होता है, जहाँ पर एक्चुअल एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस हो रहा है, मतलब हम लोग का जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है ना, मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कौन सा लैंग्वेज फॉलो करता है। बेस्ट एग्जांपल है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलो करता है, वो पैराडिगम फॉलो करता है, ठीक है। तो इस अप्रोच में हम लोग, इस वे में हम लोग अपना प्रोग्रामिंग स्टाइल लिखते हैं। अब क्या होता है कि अब क्वेश्चन आ रहा है कि ये वाला अप्रोच, ये वाला वे ऑफ स्टाइल अच्छा है या खराब है। ये पर्टिकुलरली हम लोग का प्रोग्रामिंग में डिपेंड होता है, हम क्या टाइप का प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अगर हम लोग स्मॉल प्रोग्राम कर रहे हैं तो प्रोसीजरल पैराडिगम इज गुड, उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जाना ठीक नहीं है। तो नॉर्मली हम लोग मेन फंक्शन में सब कुछ लिख देंगे, हो जाएगा, फंक्शन बना लेंगे, हो जाएगा। बट प्रॉब्लम कब अराइज होता है, जब ये जो कोड हम लिख रहे हैं अगर वो 1000 लाइन्स ऑफ कोड है, 1000 लाइन्स ऑफ कोड, हाँ 2000 लाइन्स ऑफ कोड, 3000, 5000, तब इतना बड़ा प्रोग्राम को अब हम लिख रहे हैं। और बेसिकली क्या होता है, प्रोग्रामिंग हम जब भी करेंगे ना, एरर्स मिलना 100% है, 100% एरर्स मिलना होता है, माने मैक्सिमम ऑलमोस्ट एवरी केसेस में हम लोग को एरर्स मिलता है जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो क्या होता है कि अब 1000 लाइन्स ऑफ कोड में अगर हमें एरर मिले तो उस एरर को रेक्टिफाई करना ना बहुत मुश्किल होता है, उसे डिबग करना इट्स नॉट एट ऑल इजी टास्क। तब हम लोग क्या करते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, हम देखते हैं कि कौन सा फंक्शन किस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है, वो कैसे करके चेंज हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोसीजरल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एग्जैक्ट ऑपोजिट हम लोग काम करते। क्या करते, मतलब हम लोग डेटा में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते। यहाँ पर हम लोग का जो इंपॉर्टेंस होता है डेटा में होता है। तो हम लोग का पहला पॉइंट ही बोलता है कि OOP ट्रीट्स डेटा एज अ क्रिटिकल एलिमेंट इन दी प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड इट डज नॉट अलाउ इट टू फ्लो फ्रीली अराउंड द सिस्टम। मतलब क्या, यहाँ पर हम लोग ग्लोबल जो वेरिएबल का कंसेप्ट है ना, यहाँ पर नहीं है।
हम लोग यहाँ पर डेटा को एक क्रिटिकल एलिमेंट के तौर पर ट्रीट करते हैं। यहाँ पर डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, बट प्रोसीजरल में वो नहीं होता। और हम लोग क्या करते हैं, वो जो फंक्शन है जो उसे एक्सेस कर रहे हैं, वो डेटा और वो फंक्शन को हम लोग एक यूनिट में रख देते हैं, और उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। अब ये क्लास क्या होता है, क्लास एक तरह का ब्लूप्रिंट है, ठीक है। और ये डेटा और इस फंक्शन को एक्सेस कौन करता है, ऑब्जेक्ट करता है, क्लास का ऑब्जेक्ट करता है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, जस्ट कुछ देर बाद ही हम लोग समझेंगे ये ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। सो ये ओओपी जो वे ऑफ स्टाइल, जो लिखने का जो तरीका है प्रोग्रामिंग, ये बहुत बेटर है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डेटा को सिक्योरिटी ज़्यादा देते रेदर देन अपना प्रोसीजरल में। सो अब इस डेटा और फंक्शन को हम लोग एक यूनिट में रखते हैं, जो कि मैंने अभी बोला क्लास। और इस डेटा और फंक्शन को कौन एक्सेस कर पाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास कैन एक्सेस दैट डेटा एंड द फंक्शन। ओके, सो दिस इज अ फिगर, सिंपल फिगर है। तो हम लोग जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये अपना प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये ग्लोबल डेटा, ये ग्लोबल डेटा को कोई भी ये जो तीन फंक्शन है, ये तीनों फंक्शन इस ग्लोबल डेटा को एक्सेस कर पाएगा एंड एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम एक्सेस कर पाएगा। तो यही प्रॉब्लम होता है कि कौन सा फंक्शन किस ग्लोबल डेटा को कब एक्सेस कर रहा है। और ये प्रॉब्लम तब अराइज होता है जब हम लोग बहुत बड़ा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मतलब 1000 लाइन ऑफ कोड है, 2000 3000 लाइन्स ऑफ कोड है, तब प्रॉब्लम होता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये जो हम लोग देख पा रहे हैं ना, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर क्या है, डेटा है और फंक्शन है। तो ये जो डेटा और फंक्शन एक साथ रखे, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। तो क्लास में क्या होता है कि हम डेटा और फंक्शन को एक साथ रखते हैं। तो मतलब कि डेटा को हम लोग सिक्योरिटी ज़्यादा दे रहे हैं, हाँ। और इस डेटा और फंक्शन को एक्सेस कौन कर पाते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट कर पाते हैं। सो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, आज ये हमारे आज का वीडियो का लास्ट टॉपिक है, ये ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट एक तरह की यूनिक एंटिटी होता है, ठीक है, जो कि डेटा कंटेन करता है और फंक्शंस कंटेन करता है। जैसे हम लोग अभी बात बोला कि क्लास का ऑब्जेक्ट ही इस डेटा और फंक्शन को एक्सेस कर पाता है, ठीक है। अब डेटा को कौन एक्सेस कर पा रहा है, ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है, एक यूनिक एंटिटी है। अब क्वेश्चन अराइज होता है यूनिक क्यों है। अब अगर हम लोग एक एग्जांपल ले कि टेलीविजन, ये टीवी जो होता है, टीवी का फंक्शनिंग क्या है कि वो हमें पिक्चर दिखाता है, एंटरटेनमेंट शोज है, न्यूज़ चैनल्स है, ठीक है। तो हम लोग टीवी से क्या बहुत कुछ देख पाते हैं, सीरियल्स, स्पोर्ट्स के चैनल्स। सो ये तो सब टीवी में होते हैं। जो भी टीवी है, मेरे दोस्त के घर में भी टीवी है, मेरे पास भी टीवी है, सबके पास टीवी है। तो हम लोग सब स्पोर्ट्स का चैनल देख पा रहे हैं, हाँ या ना। तो दैट्स अ फंक्शन। टीवी का फंक्शनिंग क्या है कि वो हमें चैनल्स दिखाए, जो चैनल्स अवेलेबल है, ठीक। सो दैट्स कॉल्ड फंक्शन। तो डेटा क्या हो गया, वो कौन सा ब्रांड का टीवी है, वो कौन सा ब्रांड का टीवी है, वो टीवी का साइज क्या है, वो टीवी का कलर क्या है। दैट्स मेक द यूनिकनेस ऑफ अ टीवी, ठीक है। मेरे घर में जो टीवी है, हो सकता है मेरे दोस्त के पास वो टीवी नहीं है, वो अलग ब्रांड का है। मेरे पास हो सकता है एलजी का टीवी है, मेरे दोस्त के पास सैमसंग का टीवी है, बट हम दोनों तो स्पोर्ट्स का चैनल तो एक ही ना देख पा रहे, स्टार स्पोर्ट्स हो या सोनी हो, हम तो देख पा रहे हैं ना टीवी में। तो बिहेवियर जो है ना, वो तो सब टीवी का सेम होता है, बट जो कैरेक्टरिस्टिक होता है टीवी का, वो ही उस हर एक टीवी को यूनिक बनाता है। तो सेम केस ऑब्जेक्ट में भी होता है कि ऑब्जेक्ट एक यूनिक एंटिटी होता है, और इसका ये यूनिकनेस कहाँ से आता है, इसके डेटा से आता है, ना कि उसके फंक्शन से आता है। फंक्शन तो सबको फॉलो करना पड़ेगा, फंक्शन तो ऑब्जेक्ट का जो फंक्शन है वो सब ऑब्जेक्ट फॉलो करेगा, बट ऑब्जेक्ट को यूनिकनेस उसका डेटा बनाएगा, जो कि हम लोग कुछ देर पहले ही एग्जांपल, टीवी वाले एग्जांपल से देखे। टीवी तो बहुत टाइप के बहुत ब्रांड है ना टीवी का, सैमसंग है, वीडियोकॉन है, एलजी है, और भी बहुत सारे। बट हम हर टीवी में तो चैनल देख पा रहे हैं ना, सब कुछ देख पा रहे हैं। तो यूनिकनेस कहाँ से आ रहा है, उसके ब्रांड से, उसके साइज से, उसके कलर से, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। और भी बहुत कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कि समझेंगे विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।